बढ़िया। आज की स्टार्टिंग मैंने कहा अपन लोग कर लेते हैं सुयश अग्रवाल के पूछे हुए इस क्वेश्चन से, है ना। और सुयश अग्रवाल का नाम मशहूर हो जाएगा तो उसका पूछा हुआ क्वेश्चन यूट्यूब तक पे चलेगा, है ना। चले बढ़िया। 5 रेजिस्टेंस आपको दिए R1, R2, R3, R4, R5 और आपसे कहा जाता है इनका आप नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें और नंबर 2 आप इनके लिए कैलकुलेट करें हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल और हर रेजिस्टेंस की करंट। बढ़िया, तो सारों के लिए कैलकुलेशन कर देंगे, एक एक करते हुए देखते हैं क्या हो सकता है। तो पहले तो देखें क्या आपने इतना फिगर बना दिया। सबसे पहले फिगर ही बना दे, क्वेश्चन तो खैर अपन बाद में मालूम है क्या निकालना है। फिगर बना दे, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, 2 बगल में 2-2 ओम के और लास्ट में एक 9 वोल्ट बैटरी। बन गया सभी का। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ ही जाते हैं और फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो ध्यान देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 स्टेप में निकल आएगा। 2 स्टेप जो हम ले रहे हैं वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप जाएंगे पार्ट 1 करता हूँ, आप निकालने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। फिगर को ध्यान से देखें एक मिनट में। अच्छा फिगर है क्योंकि मैंने कहा बढ़िया है, लंबा चौड़ा है, जो एक बार 3-4 सवालों का एक ही है इकट्ठा। तो आप मुझे बताएं इस पूरे फिगर में कहीं कोई सीरीज पैरेलल में नजर आ रहा है? R2, R3 और R4 आप सही कह रहे हैं। पहले ही झटके में आपको ये नज़र आ जाता है कि R2, R3 और R4 आपके कैसे हैं पैरेलल में। तो मैं उस पैटर्न में करता हुआ जाता हूँ जिस पे आप करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, मान चले आ जाए। कैसे दिखाते हैं, लैंग्वेज क्या लिखते हैं वो भी दिखा देता हूँ। जनरली हम क्या करते हैं, पेंसिल से गोला टाइप या डॉट 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 टाइप लगा देते हैं। इससे क्या होता है, हमें भी दिखने लगता है और जो कॉपी चेक करेगा उसको ही समझ में आता है तुम किस पार्ट के लिए काम कर रहे हो, इस पार्ट के लिए आप काम कर रहे हो। मैंने बोर्ड एग्जाम होता है, वैसे रफली तो ये होता बगल में निकालते 1/1, 1/2, 1/3 और टोटल एलसीएम करके बताए थे ये। लेकिन मैंने कहा आपको पैटर्न भी बता दूँ, इस ढंग से दिखा दीजिएगा। इसके बाद आप क्या काम करेंगे, आप यहाँ जाएंगे और यहाँ जब जाओगे तो आप बताएंगे कौन कौन से 2, 3, 4 है ना। तो आप बता दीजिएगा R2, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। क्या है, समझ में आता है, हाँ है ना। तो जो आपका 1/r पैरेलल आएगा, 1/r पैरेलल ही ध्यान होगा, तीनों का टोटल वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 1/1, 2 और 3 है ना। 1/1 अरे सॉरी 1/1 और 1/2 प्लस 1/3। मैंने कहा ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 और प्लस 1/3। 1, 2 और 3 का एलसीएम दिख रहा होगा, कितना होगा 6। 1 6 जा प्लस 2 3 जा और 3 2 जा, कुल मिला के होगा यहाँ पे 6 3 9 2 11/6। यानी आप कह सकते हैं आपका आर पैरेलल हो जाएगा 6/11 ओम। आ जाए इतना पार्ट फुर्ती से निपटाएं। छोटे मोटे पार्ट बेटा हमारे साथ ही लिख दिया करो, ये एलसीएम वाले, इनमें इतना इंतजार मत किया करो, है ना। कर दें R2, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। तो आपका 1/RP क्या हो जाएगा, 1/1, 1/2, 1/3 का टोटल। और इस ढंग से आप बता सकते हैं कि इन सब का टोटल अपना कितना आ गया, 6/11। ठीक, जैसे ही आ गया अब अगली चीज़ देखें कि आपके अंदर आ रहा है ये पूरा का पूरा पैरेलल का टोटल जो भी यहाँ आ जाएगा, वो जो भी आया हुआ मैंने कहा वो बाद में देखेंगे। ये और ये तीनों सीरीज़ में होंगे, तीनों एक ही लाइन पे। तो एक बार और आप बता देंगे, क्या बता देंगे, R1 और R पैरेलल जो भी आया हो, और एक नंबर क्या है R5 बच रहा है, R5 आर इन सीरीज। और सीरीज का टोटल आपको मालूम है, लास्ट फाइनल टोटल कितना आ जाएगा, इसलिए आर सीरीज का R1 कितना है आपका 2 ओम, प्लस ये था आपका 6/11 और प्लस ये आपका हो जाएगा R5 यानी कि 2। कितना निकाल लेंगे टोटल आपका एलसीएम हो जाएगा 11। कर दो 11 2 जा 22 प्लस 6 और प्लस
22 तो कितने हो जाएंगे टोटल 50/11 है ना सीधा। चलो का अब एक लाइन ऊपर चढ़ सकते हैं आराम से, आधा तो आपने लिख ही दिया है। तो यानी आपका सिंपली RS इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा, और ये कितना मिल जाएगा आपका 50/11 ओम। ज़रूरत पड़ेगी तो अपन इसको डिवाइड करके डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, बाकी अभी हमें ऐसी कोई ज़रूरत समझ में नहीं आ रही। कोई इसमें कष्ट हो तो मुझे बताएं, कहीं से कहीं तक इसमें कोई प्रॉब्लम आने का सवाल नहीं है। कोई दिक्कत आई थी इसमें इस पार्ट में? नहीं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशियो मतलब सबका टोटल। हाँ, इक्विवेलेंट मतलब जोन के बराबर। इक्विवेलेंट को हिंदी में अपन क्या देते हैं, हिंदी में तो वैसे कर देगी यार, हिंदी में ही होती है। जब अपन भूल जाते हैं तो ये वर्ड कहाँ से निकला, ये वहाँ से निकला है। जब अपन इस्तेमाल करते हैं तुला, और जब अपन वर्ब के तौर पे क्या काम कर रहे होते हैं, जब अपन कर रहे होते हैं माप तौल, तुला तुल्य हो जा रहा है इसके बराबर। ये दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करती है। इस तरफ बोले एक लोहे का टुकड़ा और इस तरफ तुम्हारे आलू बोले, दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, वो लोहे का टुकड़ा है, वो 6 आलू हैं, इक्वल कैसे हो जाएंगे। तो तुला हमेशा क्या बताती है, दैट सेज दीज आर इक्विवेलेंट इन सम मीन। और इक्विवेलेंट कैसे भैया, वजन के मामले में दोनों कंपेरेबल है। तो ये समझ में आता है। तो इक्विवेलेंट का नहीं, पहले सीरीज नहीं निकाल सकते। पहले सीरीज इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि वो सीरीज कब आती है, जब सिंगल वायर हो। दिक्कत ये ध्यान देखना, मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ। इस पॉइंट पे आप देखोगे अपने को ऐसा लगता है कि एक ही तार है, हकीकत में एक तार नहीं है। तो ये तो ज्वाइंट है ना। अब सोचो ये वाला तार अगर सीधा न कस के ऐसा ढीला कस देते तो, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपकी सुविधा के लिए एक सेकंड में। अगर आप कभी लगे ये सीरीज है तो एक छोटा काम और आप दिखाता हूँ। हो सकता है कोई आदमी इस तार को सीधा न कस के ऐसा कस देता, फिर आप क्या कहते, तार अब भी वही है। ध्यान से देखो, ढीला कसने से और टाइट कसने से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो ये देखिएगा, ध्यान देखना कि ज्वाइंट नहीं हो, सिंगल वायर हो, ज्वाइंट ना हो, तो ये क्या है, ये सीरीज है। यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ ज्वाइंट है, इसलिए हमने पहले ज्वाइंट को ही चेक किया। इसको ज्वाइंट नहीं कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, आपने ध्यान दिया, जंक्शन कहते हुए आए। अब जंक्शन में देखो तो ध्यान में आएगा, इसके और इसके बीच में ये भी है, ये भी है, वो भी है, सब घूम फिर के एलियन है सब उन्हीं के बीच में। इसलिए ये सारे कैसे हैं आपके पैरेलल। इसलिए पहले पैरेलल सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज आप क्या कर जाएंगे, इसको एक तार मान जाएंगे जबकि ये एक तार नहीं। सही है। तो वापस अपने फिगर को प्रॉपर कर देता हूँ ताकि आपको अपने जैसा नजर आए। इसकी वैल्यू कितनी थी, 3। अच्छा ये 3 होगा, ठीक है। अच्छा लिखा तो 3 लिखा भी, बढ़िया। पहला काम दोनों मिल गया। आपको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है। अब मुझे क्या चाहिए, ध्यान देखना, अब मुझे चाहिए सब पर करंट और रेजिस्टेंस। सब पे जब चाहिए हो तो ध्यान हो, अभी हम जैसे वो उसके पावर वाले क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें मैंने एक पूरी चीज़ आपसे कही थी, क्या है, फिजिक्स है, यहाँ हम जो पढ़ते हैं वो अप्लाई करना पड़ता है। फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप अगले साल में देखेंगे यही है, फिजिक्स मैथमेटिक्स से एक स्टेप आगे, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट द वैल्यू गेट द आंसर नहीं कर पाते। ज़रा सा भी सवाल टर्न लेगा तो आपको इस्तेमाल ये करना पड़ेगा हम पढ़ के क्या है। इसलिए मैं आराम से बताता हूँ कि आपने ध्यान दिया, हमने अलग अलग केसेस में ये देखा था, सीरीज में करंट कांस्टेंट होती है और पैरेलल में वोल्टेज। अब बहुत ध्यान से देखो, जब तुम्हें सब में सीरीज, सभी में हम कहते हैं वोल्टेज और करंट निकालनी है, तो ज़रा एक चीज़ देखें, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मेरे पास पूरा रेजिस्टेंस में टोटल करंट निकाल सकता हूँ। और मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, अगर मैं पूरी करंट निकाल लूँगा तो करंट सीरीज में होती है कांस्टेंट। इसका मतलब वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इन सब में जाएगी इस जंक्शन तक, लेकिन इसके बाद उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान, चलो मैं मान लेता हूँ 6 एम्पियर फॉर एन एग्जाम्पल, नॉट एन एक्चुअल तो अलग लगाएंगी। ये 6 एम्पियर इससे तो 6 जाएगी, लेकिन यहाँ जाके एंड में आगे फिर 6 हो जाएगी, तो इससे भी 6 आएगी।
तो मैं काम करूं पहले टोटल करंट निकाल लूं, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं, एटलीस्ट इनकी करंट तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगी। चलो पहले मैं यहीं से करता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं निकालता हूँ, दिख रहा है सभी को फिगर आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी या करंट इन द सर्किट, जो भी आप कहते हैं। तो मैंने लिख दिया करंट ड्रॉन फ्रॉम, थोड़ा छोटा करना है इसको, है ना, बैटरी। बैटरी का मतलब समझ में आ रहा होगा, मैं इस वाली करंट की बात कर रहा हूँ। और जब इस करंट की बात करूँगा तो ये करंट कैसे निकलेगी, आप मालूम है, ये करंट निकलेगी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही निकलेगा। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो जो आपने निकाला है ई क्यू, ई क्यू मतलब समझ में आ रहा होगा, जो भी इन सब का इक्विवेलेंट यानी कि रिजल्टेंट है। निकाल लें कितनी वोल्टेज दी है आपको, 9 वोल्ट, और आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था, कहाँ गया, 50/11। अच्छा तुम्हारे पास कॉपी में है ना, ठीक है। ये आपका ये आया था 50/11। इसका मतलब ध्यान देखना, हमारी करंट हो जाएगी 99/50 एम्पियर। अब जैसे ये करंट हुई, इस करंट को लेकर आपको सर्किट पे घूमना पड़ेगा। ये करंट आ जाएगी, इसमें तो सेम जाएगी जो कह रहा था, लेकिन इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन एक मज़ेदार बात है, आगे फिर वहीं की वहीं जाएगी, उसमें तो कोई समस्या नहीं। तो बढ़िया, इसलिए आप बताते हैं, इसलिए कौन सा नंबर है, R1, इसलिए मैं लिख देता हूँ। इसलिए I1 बराबर 99/50 एम्पियर। और ध्यान से देखें, I5 बराबर 99/50 एम्पियर। दो मिल गई। आ जाओ पहले दो निकाल लो, फिर आगे बढ़ते हैं, कि यहीं कहीं इनके वोल्टेज निकाल दूंगा, नल लगे हाथ, दो रेजिस्टेंस का काम यहीं ख़त्म हो जाएगा। 3 के लिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आराम से पहले दो आप निपटा दें। जी क्या हुआ, बताएं कोई समस्या कहीं से कहीं तक? जनरली नहीं। दोनों करंट निकाल दिए आपने, दोनों करंट निकाल दिए, तो एक काम और हो जाएगा, ध्यान दिया। चूँकि मैं इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जो सारे ही निकालना है, तो इसलिए इसमें तो जितना निकलता जाए वही निकाल लेना। करंट निकालनी थी, इंतजार मत करो, पहले बाकी करंट निकाल के फिर पोटेंशियल निकालेंगे। यहीं कहीं दोनों के पोटेंशियल भी निकाल दो, और पोटेंशियल निकालना तो मालूम है, वो कैसे मिलेंगे वो आप बता देंगे। एंड V1 बराबर I1 R1, और बता दोगे V5 बराबर कितना होगा, I5 R5। ये तो कर लोगे। जैसे V1 आप देखेंगे, V1 हमारा कितना आएगा, V1 I1 आपकी है 99/50। V1 के वो R1 की वैल्यू बताओ, 2, ठीक है। और R5 भी शायद 2 ही था, है ना, बढ़िया। तो ये दोनों एक ही आ जाएंगे, और ये कितने आ जाएंगे, 99,198। हाँ चलो 99/25 कर रहे हुए, है ना, ठीक है। मैं 198 अपॉन वो कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, वो भी नहीं कर सकते हो। इसको आप कर दें 99/25 वोल्ट, और ऐसे ही ये आपका कॉमा लगा के, या वहाँ पे R1 की वैल्यू लिखनी थी ना, वो 1 है। R1 1 है, R2 नहीं वो तो तुमने जो बताई मैं लिख दी है, फिगर देख लूँगा, मैंने इसलिए फिगर नहीं खोला यार। R1 2 है, R1 2 है।
ये ना इसलिए बोल रहे ना फिगर सब पे बने ही है ना, रेडियो पूछ लेता हूँ। फाइव भी चेक कर लो, 5 तो 2 ही है ना। तो बाद में वो सर ने गलत निकाल दिया, गलत ही निकाल दिया, तुम जो बताओगे तो निकालूंगा, कोई बात नहीं। और ये हो गया आपका ये वोल्ट। तो ध्यान देखें आपके अंदर कुछ आंसर पूरे हो गए और कुछ आंसर कौन से हो गए, कहाँ गए। एक तो आपके I1 और I5 निकल आई और एक मजेदार बात आपके V1 और V5 भी निकल आई। बढ़िया। क्या इतना मिल गया, हाँ ना बताएं आराम से। जैसे आप कैलकुलेट कर लेंगे फिर मैं एक बार फिगर एक बार और दिखाऊंगा बस, उसके बाद फिर तो वैल्यू पूछेंगे वो बता दूंगा। कर दिया सभी ने इतना बस। तो चलो ये तो गंदी गंदी वैल्यू आ रही है, इनको लेके नहीं पूछूंगा। मुझे एक छोटी सी बात बताओ ज़रा, मैं अभी थोड़ी देर के लिए वहाँ चलता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सपोज करो ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की। आई एम आस्किंग दिस बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट। वो क्या है, उसमें गंदे फिगर आ रहे हैं, नाम से ऐड होंगे ना तुमसे होंगे। 3 वोल्ट इस पे आया, 3 वोल्ट इस पे आया, तो इन पे कितना आएगा। मैं रिपीट करता हूँ, दिस बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट, 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस is across R1, 3 volt potential difference is across R5, then what will be the potential difference here? 7। कैसे कैसे जोड़ा मुझे बताओ। नहीं, मेरा कहना है 10 वोल्ट था, इस पे 3, इस पे 3, यहाँ 7 कह रहे हो, कैसे जोड़ा मुझे जोड़ना बताओ। अंधाधुंध फायर कर दिया कि जोड़ के बोला, क्या जोड़ के बोला बताओ एक सेकंड में। अरे तुमने 1 सेकंड के अंदर जोड़ा है तो इतना लंबा क्या बता रहे हो, खर्च बताओ ना फुर्ती से। करंट सर सीरीज है सर, कांस्टेंट रहता है। हाँ तो मतलब सर करंट इस पे भी उतना ही रहेगा, इस पे भी उतना ही रहेगा सर। इस पे सर 3 है और उस पे भी 3 है। पहले मुझे बताओ, मैं करंट पूछ रहा हूँ या वोल्टेज। समझ आ गया बेटा, नहीं आया अभी समझ में। बार बार समझा रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, कई जगह से किक आउट हो जाओगे। और किक आउट का हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। किक आउट को हिंदी में लात मार के बाहर निकाल दिया जाना कहते हैं। सही कह रहा हूँ ना, कई जगहों से, क्योंकि आदत बदल ही नहीं रहे। फायर कहता हूँ, पहले क्वेश्चन तो सुन लो, अगला पूछ क्या रहा है। क्या पूछा है, वोल्टेज पूछ रहा था, करंट बता तो इतने इंस्टेंट जवाब कैसे, एकदम खटाक। मैं कैसे बोले पता नहीं, बताएं जवाब क्या हुआ। रिपीट कर देता हूँ, मैंने इंग्लिश में आपसे बोला, मैं इंग्लिश में एक बोलता हूँ, एक बार हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में बोलूँगा। मैं आपसे कहता हूँ, लेट दिस बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट, 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस R1, 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस R5, then what will be the potential difference across this parallel combination। 10 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट यहाँ आ रहा है, 3 वोल्ट यहाँ आ रहा है, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन पे कितना होगा, ये है मेरा सवाल। 10 होगा, क्यों। पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, आप सही है, पर आप एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। इनका आपस में कांस्टेंट होगा, इसके कांस्टेंट थोड़ी होगा, ये इनके पैरेलल में थोड़ी बेटा। तो कितना होगा, 3 होगा। अगर इस पे 3 है, इस पे 3 है, तो इस पे 3 क्यों होगा, 4 होगा। 4 बताएं कैसे होगा, बताओ बताओ 4 कैसे निकाला।
क्योंकि कई बार हम बताए अंधा धुंध उत्तर दे रहे होते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाद में खुश हो जाते हैं आंसर सही था, देखो ये भूल जाते हैं आंसर सही नहीं था, आंसर गलत था, मुझे यही नहीं मालूम। जैसे मैंने इनसे इनको क्यों नहीं टोका, वो आंसर होता है अगर पैरेलल में कांस्टेंट होता है, मेरे सामने समझ गया भाई गलती कहाँ कर रहे हो, गलती रिमूव कर सकते हैं, और बिना गलती करोगे उसको कहाँ रिमूव करूँगा। आपको ध्यान है सीरीज़ में आपके जो है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, याद है कि भूल गए? अगर ये याद है तो भैया आपने एक बात ध्यान नहीं दी थी, R1 RP और R5 सीरीज में है, यानी इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस का टोटल 10 वोल्ट आना चाहिए। अगर ये 3 है ये 3 है तो ये कितना बचेगा? 4 बचेगा। और क्यों बचेगा, कारण दिख रहा है, क्योंकि आप पहले कह के आए हुए तीनों सीरीज में है, जो आप कह रहे थे पैरेलल में है, ये आपस में ये पैरेलल में नहीं है, इसीलिए ध्यान देखना। इसीलिए अगर हम चाहें तो एक बड़े आराम से यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। अब देखें ध्यान से, क्योंकि जब हाँ R4 तो दोनों साइड में सीरीज में भी प्लस हो रहा है और पैरेलल में कौन सा R4 R4 नहीं, सीरीज में कहाँ हो रहा है, सीरीज में कहाँ ऐड किया है मुझे, सीरीज में है ही नहीं R4, सीरीज में कहाँ है? R4 इज नॉट इन सीरीज, ये तो इन्होंने पूछा ही था, मैं तो पूरा एक्सप्लेन किया था। वॉयलेट कलर के जो आपके जंक्शन बने इसी बात के बने कि R4 इज नॉट इन सीरीज। R4 सीरीज में कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि वो अलग तार का टुकड़ा है, वो इस कंटिन्यूड वायर का पार्ट नहीं है, ये सिंगल वायर है ही नहीं, बीचों से टूटा हुआ है, वो तो अलग टुकड़ा है। क्योंकि अगर इसको मानोगे फिर तो कोई इसको मान लेगा, बोले मैं इसको सीरीज मानूंगा, और फिर एक इसको मानेगा, बोले मैं इसको मान लूंगा, फिर रट्टे हो जाएंगे, तो हर आदमी अपना अपना सीरीज ले आएगा। इसलिए मैंने कहा अगर ये नज़र आता है, इसलिए मैंने कहा जब तक आपको ये नहीं दिखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, तब तक आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अब मुझे फाइनली बताएं क्या आपको ऐसा समझ में आता है? जो मैंने कहा कि अगर आपका सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें सिंपल फिगर ली 10, ताकि आपको आसानी निकल जाए, ये तो ले ही नहीं रहा। अगर ये 10 वोल्ट है, 3 यहाँ हो गया, 3 हो गया, तो कन्फर्म है इस पर कितना होगा? 4 होगा। हाँ, अब जो आप कर दे इस पर 4 होगा, तो ये सब पैरेलल में है, इसका मतलब इस पर 4 होगा तो इस पर भी, और ये कंफर्म हो गया। तो एक काम करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान देखना, आप बताएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल ग्रुप, और पैरेलल ग्रुप तो नजर आ रहा है कौन सा है? 3 का। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल ग्रुप कितना होगा, मैं उसको लिख देता हूँ, मैं भी लिख देता हूँ VP, P का अलग समझ आ रहा हो, पैरेलल के लिए लिख रहा हूँ। एक्चुअल कितना था? 9, उसमें से कुछ चला गया V1 के पास, कितना चला गया? अच्छा, उसी में से कुछ चला गया, वो भी वही है, बढ़िया, V5 के पास, तो दिख रहा होगा कितना बचेगा? इतना बचेगा। निकालें फुर्ती से कितना आ रहा है। बस कहो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे अब कंप्लीट होने पे 1 मिनट से ऊपर लगेगा ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने कहा था पैरेलल का जैसे ही निकला तो जो भी 3 या 4 पैरेलल में वो सब कांस्टेंट होंगे, ये बात बिल्कुल सही है, तो सबका इतना ही आएगा। ये बस निकाल लें कितना आ रहा है। 25 9 जा करोगे तो शायद 225 आएंगे ना, 225 में से 99 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 126 बचेंगे, और 126 में से 99 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 बचने चाहिए। चेक करो क्या 27/25 आ रहा है, हाँ ना? 27 नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैंने कैसे निकाल लिया ओवरऑल वो भी मैं दिखा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। मैंने कैसे निकाला था? 25 9 जा होंगे, कितना होगा? 25 9 जा कैसे निकालोगे? अरे भाई 25 10 जा 250 होते हैं, 9 जा कितने होंगे? 25 कम होंगे, 225। 225 में से 99 सब्ट्रैक्ट करो, मैं 99 सब्ट्रैक्ट ही नहीं करता। 225 में से 100 सब्ट्रैक्ट करो ना, कितने बचेंगे? 125, एक बढ़ा देना 126, फिर 126 में से 100 सब्ट्रैक्ट करो, 26 बचेंगे, एक बढ़ा दो, 27 हो गए। सही ना? इसलिए मैंने कहा कैलकुलेशन सीखनी है ज़रूर सीखें, वो आप सही जगह हैं। और जैसे आप 27/25 करते हैं, जैसे ये VP निकला तो चलो मैं तो आईडी लिख ही देता हूँ, बहुत बढ़िया, वो आपको याद रहेगा। इन पैरेलल
आप क्या बता देंगे, V इज कांस्टेंट। और अगर आपका V कांस्टेंट है, इसका मतलब है जितने भी पैरेलल में हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, तो सबका एक ही आएगा। तो कितने हैं, ये R1 2 और 3 4 5, यानी हमारे तीनों निकल गए। कौन कौन से निकल गए, इसका मतलब आपका V2 निकल गया, इतनी जगह पर्याप्त है V3, और इतनी जगह ये भी पर्याप्त है V4। ये सब आपके कितने आएंगे, ये भी आपका 27/25 वोल्ट है, ये भी आपका 27/25 वोल्ट है, और एक मज़ेदार बात, ये भी आपका कितना होगा 27/25 वोल्ट। और एक मज़ेदार बात, अगर आपको वोल्टेज मिल गई तो करंट तो मिल ही जाएगी। इन्हीं मैंने इतना गैप इसलिए कर दिया ताकि उन्हीं के नीचे में करता जाऊँ, है ना। वो आप समझ में आ गया होगा। I2 बराबर होगी V2/R2, I3 बराबर होगी आपकी V3/R3, और I4 आपकी हो जाएगी V4 R4। निकाल भी लेते हैं, चूँकि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो और 1 मिनट सही। जब आप I2 निकालेंगे, I2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, V2, ये तो वही है 27/25/R2। R2 कितना था आपका, चेक करें ज़रा, 1 था, तो ये हो गया 1, तो ये तो यही सिंपल आ गया। I2 बराबर आपकी आ गई 27/25 एम्पियर। बस यूनिट्स का ध्यान रखते जाइएगा, ये 27/25 एम्पियर आएगी। गड़बड़ हो गई तो पूरा सवाल नहीं, पूरा सवाल कोई नहीं काटेगा, एक मार्क्स है। नंबर रहते हैं, स्टेप्ड मार्किंग होती है। और आधा आपने शुरुआत का फॉर्मूला सही लिखा है, नीचे आप कैलकुलेट गलत कर गए। और आप तो छोड़िए, मैं अपना बताता हूँ, कई बार भैया मुझसे भी हो जाता है। 8/4 और मैंने लिख दिया 3, तो लिख देते हैं, उसमें स्वीकारने दिक्कत है, आदमी आदमी है भाई, हम लोग शुरू सभी गलतियाँ करते हैं, कॉमन स्लिप्स हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो सवाल है क्या पूरा क्वेश्चन 0 कर देगा, नहीं, वो क्वेश्चन देख लेता है आपने I बराबर V/R सही लगाया है, वैल्यू सही रखी है, ये गड़बड़ है, तो आपका 0.5 यानी आधा नंबर कटेगा। हाँ, दिक्कत ये है कि अगर आपने ये गलत लगा रखा है कि आपने लिखा है V बराबर I/R, अब नंबर काहे के देगा, तो यहाँ आपका पूरा साफ हो जाएगा, सही है। इसलिए वो डरने की जरूरत नहीं, कोई कह रहे कि आप बोले 1 पॉइंट गड़बड़ हो गया तो पूरे नंबर साफ हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक, ऐसे ही आप देखेंगे। सेकंड वन देख लेते हैं, चलो आपके लिए I3 बराबर कितना होगा, V3, वो तो वही थे आपके 27/25, R3 कितना था 2, और 2 कर दोगे तो I3 बराबर हो जाएगा आपका कितना 27/50 एम्पियर। या I3 भी निकल आई, और एक चीज़ और निकल गई थी, उसको अपन ने भूल गया, अरे इनको तो कर दो, ये भी तो निकालनी थी ना, कह रहा था ना क्वेश्चन में सारे वोल्टेज और सारे वो बताओ, ये भी तो आंसर ही है अपने। और एक लास्ट क्या था, लास्ट का V4 निकलेगा, है ना, तो ये आ गया अपना I4, ये भी वही है 27 और इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 9 जा, तो ऐसा कर लो ना 9/25 कर लो चाहो तो। अच्छा, 27/75 कर लो, एम्पियर लिख ही दिया हमने। ठीक, अब एक क्रॉस चेक करेंगे रफ में कि हमने सही निकाले हैं या नहीं, तो पहले तो यहाँ तक निकाल लें। तो सवाल करो, मज़ेदार सवाल है, इतनी बार है एक ही चीज़ 4 बार 5 बार निकाल लगे तो रिपीट हो जाती है। निकाल दी दोनों I2 I3 और I4, हाँ ना बताएं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, क्रॉस चेक ऐसे करेंगे, देखो ध्यान से। क्रॉस चेक ऐसे हुआ, ये आपको ध्यान है, ये अपनी करंट आई थी,
मैं दिखा देता हूँ, ध्यान देखें। मैंने आपसे कहा था जब ये करंट चलेगी तो यहाँ तो वही जाएगी जो आनी चाहिए, यानी I1 कितना आएगा, I के बराबर। और I1 और I कहीं निकाले थे हमने, ये निकाले थे। I1 था 99/50, सही है ना, और यही आपकी I थी। ऐसे आप देखना, यही करंट जब इस जाल जंजाल को पार करेगी तो ये सिंगल लाइन है, यानी वहाँ भी वही होगी। हाँ, यहाँ कह रहा था, यहाँ जो भी करंट आ रही है वो करंट क्या होगी, उसका कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, और कुछ तो आपने नीचे निकाल ही है कि I2 कितना है, 3 कितना है और 4 कितना है। लेकिन मज़ेदार बात है, जब मैं कह रहा हूँ ये जो आ रही है इसी के 3 हिस्से हुए हैं, तो इन तीनों का टोटल इसके बराबर आ जाना चाहिए, तो हम मान लेंगे कि हमारी सारी कैलकुलेशन सही है। और अदरवाइज हमने कहीं इंटू या डिवाइड में कोई छोटी मोटी गड़बड़ कर दी है। अब क्रॉस चेक कहाँ कर दूँ, कहीं यहीं कहीं कर लेता हूँ रफ में, है ना। ये तो रफ में किया जाता है। I1 I2 और I3 तीनों की वैल्यू बताओ। I1 कितनी है, हैं 27/25। I3 सॉरी ये थी I3 कितनी है 27/50। और I4 कितनी है 9/, या चलो कोई क्या लिखे होगा तो 27/75। बस यही है ना, तीनों को जरा ऐड कर लो। मुझे लग रहा है इन तीनों का एलसीएम कितना आना चाहिए, 150 आ जाना चाहिए। 150 आएगा, क्यों 50 का डबल 100 होता है, वो इसमें नहीं आएगा, फिर 150 बनेगा। तो जैसे आप 150 करेंगे तो ये होंगे 25 6 जा, यानी 27 × 6। तो 27 में इन सब में से कॉमन कर लेता हूँ, 27 तो सब में ही आएगा। ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितने हो गए, 6 और 3 9 2 11। कुल मिला के कहाँ लिख दें, छोटा तो मिटा लें, 17। ये आपका आ जाएगा, मैंने कहा 27 × 11 और अपॉन 150। आप चेक कर लें क्या ये वही आ रही है जो आपकी आनी चाहिए थी। आप कहेंगे ये करंट कितनी आ रही थी, एक्चुअल हमारी 99/50। तो चिंता मत करना, 99/50 आ जाएगी। अगर तुम इसको डिवाइड कर दोगे 3 से, 3 से डिवाइड करोगे तो ये जाएंगे 50। हाँ नहीं, एक आध चिंता में आता है, ये कहाँ 99/50 तो आ ही नहीं रहा। मैंने कहा कैंसिलेशन भी तो हो जाएगा। आ गया 99/50। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही है, कि हमारे तीनों पार्ट निकल के वापस उतने ही आ रहे हैं। इन तीनों का टोटल निकल के भी इसी करंट के बराबर आ रहा है जो हमने निकाली थी 99/50 एम्पियर। बस यहाँ आइए कि जो वैल्यू इस टाइप की थोड़ा बोलने में लिखने में अटकती हैं, वही सिंपल होती हैं। 4 एम्पियर 6 एम्पियर जल्दी दिख जाती। बाकी मैथमेटिक्स के साथ भैया जो 4 होता है वही 4.8 होता है। मैथमेटिक्स के लिए 4 इज़ अ नंबर एज वेल एज 4.8 इज ऑल्सो अ नंबर। हाँ, वो तो अपने को आदत नहीं रहती तो अपन अटकते हैं। 4 / 6 हाल हो जाएगा, और 4.8 / 6.2 ये कैसे होगा, जबकि है दोनों नंबर ही। कर देते हैं कंप्लीट। अब कोई समस्या हो गया पूरा यहाँ तक, कोई झंझट तो मुझे बताएं। बढ़िया। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो पूछ लें, बता दो। सर ऊपर का जरा मुझे वो नोट करना था। क्या नोट करना है, वही आपने जो रीचेक किया था। रीचेक में क्या नोट करना है, रीचेक में तीनों टोटल कर दो। I1 I2 I3 का टोटल चेक कर लो, उसमें इसको नोट थोड़ा करना है। तो रफ में दिखा रहे थे, इन तीनों करंट का टोटल कर दो ना, I2 I3 I4 तुम्हारे पास है, तीनों करंट का टोटल समेशन कर दो। I के बराबर आ रहा है या नहीं, इसमें नोट नहीं करना था आपने। इस वाला आपने ध्यान ही नहीं दिया मैं कर क्या रहा था, उसमें क्या नोट करना था। तो मैंने कहा था चेक करो तीनों का टोटल सेम आ रहा है कि नहीं, ये थोड़ा ना नोट करोगे कि बोले एलसीएम कितना लिया है। चले एक नेक्स्ट आए, कौन सा क्वेश्चन तुम कह रहे हो। अच्छा एनसीईआरटी का 12, एक मिनट पर कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर आप कह रहे हैं 12 और फ्रॉम एक्सरसाइज का है ना। बुक देनी पड़ेगी एनसीईआरटी की मुझे।
अच्छा ये रहा 12, ठीक है। ये आपसे कहता है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। तमाम सारे इलेक्ट्रिक बल्ब आपने कैसे डिज़ाइन किए हैं, जिसमें लिख देता हूँ आप पास तमाम सारे क्या हैं बल्ब हैं, और ये सारे बल्ब कितने वोल्ट पे काम करते हैं, 220 वोल्ट पे काम करते हैं। और कोई महान बात नहीं है। अभी कल ही हम एक चीज़ चर्चा कर रहे थे, जब आप पूछ रहे थे वन पैरेलल कनेक्शन क्यों लेते हैं, मैंने कहा पैरेलल में इसलिए लेते हैं, पैरेलल में वोल्टेज होती है कांस्टेंट। तो हमारा कंप्यूटर, हमारा बोर्ड, हमारी CFL, ट्यूबलाइट, AC, वॉशिंग मशीन एंड एनीथिंग एल्स, जिसका भी आप नाम ले लें, वो सब आप देखेंगे किसके लिए बनाए जाते हैं, 220 वोल्ट के लिए, नहीं तो सब अलग अलग करने पड़ते हैं। ठीक, एक तो ये मैं बता देता हूँ सेवरल बल्ब्स कहाँ गया, आर डिज़ाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट सर्किट सप्लाई, ठीक है, आर रेटेड 10 वॉट, और इसका रेट आपका कितना दिया हुआ है, इनकी पावर दी है आपको 10 वॉट दिए। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड, आप कितने लैम्प कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल, ये पार्ट में नोट कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। ये कह रहा है हाउ मैनी लैम्प्स, और कनेक्ट करने हैं आपको इन पैरेलल, और पैरेलल में आप कितने लैम्प कनेक्ट करें विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर, जबकि अलाउएबल करंट कितनी है, 5 एम्पियर है। बढ़िया। जबकि मैंने कहा आपकी, और शब्दों पर जाइएगा फिर उस पर बात करेंगे। मैक्सिमम अलाउएबल करंट मैंने कहा ये आपसे कह रहा है, ये है 5 एम्पियर। क्या इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आता है? पहले इस क्वेश्चन को अपन हिंदी में समझ लें, और मुझे ये ध्यान रखना, यहाँ तो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, पेपर तक अपनी अंग्रेजी ठीक कर लेना, नहीं तो बोले मैं क्वेश्चन ही समझ में आया, पूछ क्या रहा था, तो ये दिक्कत होगी। 220 वोल्ट के हैं, 10 वॉट के बल्ब में आपको दे रहा है, वो आपसे जानना चाह रहा है कितने बल्ब को मैं पैरेलल में लगा डालूं, जबकि हमारी मैक्सिमम अलाउएबल करंट कितनी है। क्या इसका मतलब समझ में आता है? इसका मतलब ये कि तमाम सारे बल्ब लगाने पर जितनी भी करंट लें उसका टोटल 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस बात को मैं यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखो, मैं मान चलता हूँ आप तमाम सारे बल्ब्स को पैरेलल में लगाते हो, ऐसे लगाओगे ना। क्या आपने ध्यान दिया है, जो अभी बात कर रहे थे, फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं समझाऊंगा। क्या आपको ध्यान है, जब आप बल्ब्स को पैरेलल में लगाएंगे तो इनमें करंट आएंगी। एक मजेदार बात है, सारे बल्ब अलग अलग हैं कि सेम है, तो ये समझ में आ रहा होगा, सारे बल्ब में सेम करंट आएगी। अब ध्यान देखना कितनी करंट आएगी, जो अभी मैंने टोटल चेक किया था, याद आ गया, तभी मैंने इससे ठूका था। मैंने कहा अगर आप टोटल चेक करना नोट कर रहे हैं तो आपने मुझे नहीं सुना कि मैं कर क्या रहा हूँ, आप जस्ट वो हैबिट में हो। टीचर जो भी बोर्ड पे लिखे, तो कई दफा बता दें, बाकायदा डिब्बी में मरी मक्खी लेके जाते हैं। हाँ, बोले सर जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बोर्ड पे एक मक्खी चिपकी थी, सो इट मस्ट बी ऑन द राइट स्पॉट। सही बता रहा हूँ। कई बार फ्लाइंग स्क्वाड आया, हमने चेक किया, बोले ये क्या है भाई, डिब्बी के अंदर क्या है, नकल सामग्री। बोले सर मक्खी। बोले ये क्यों? बोले क्वेश्चन नंबर 17.2 आया, दैट रिक्वायर्स अ मक्खी। बोले हाउ? बोले व्हेन द टीचर वाज सॉल्विंग इट, दैट मक्खी वाज एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बोर्ड, दैट साइड इज एसेंशियल। इतना भयानक नोट मत करो, ये तो देखो कर क्या रहा हूँ, उतारे नहीं आ जाए वापस। मैंने क्या कहा था, मैं जो बात कर रहा था, सारी करंट जो है, क्या आपको ऐसा नजर आता है, सेम रेजिस्टेंस है तो सेम जाएंगी, और जो मेन करंट होगी यहाँ पर वो कितनी होगी, समझ में आ रहा है? अगर ये 3 लोग हैं तो 3 आई, 4 लोग हैं तो 4 आई, 4 आई 3 आई, समझ में आ रहा है भैया? आई 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई। अब दिक्कत ये हमें ये नहीं मालूम कितने बल्ब लगे हैं, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से उसने क्वेश्चन पूछा था, आप कितने बल्ब जोड़ेंगे। वो फिगर मैंने इसलिए बना दिया है ताकि आपकी याददाश्त जो है, मैंने कहा वो काम करती रहेगी। मैं मान लेता हूँ लेट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, पूरे लिख दिया मैंने। इफ
अगर हर लैंप कितनी करंट ले रहा हो आई, देन टोटल करंट बराबर कितनी हो जाएगी, एन आई हो जाएगी, 2i 3i 6i जो भी हो। और आपको एक चीज़ मालूम है, फाइव ही था ना, कहाँ गया, हाँ ठीक है 5 नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं हो क्या बोले तो गलत लिखते हैं फिर बाद में आंसर मिलाते घूमे। ये आपको कन्फर्म है एन आई इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर होना चाहिए। बस क्वेश्चन की जो पूरा मैं आप समझाता बोलता मैंने से लिख ही दिया, मैंने क्या है बोले दोबारा लिखने के शौक में लिख ही रहा हटो। अब मेन बात पे आते हैं भैया, इनमें से हर बल्ब आपका कितनी करंट लेगा, बस ये देख लो। चलो इतना ही मत लिखो यार, इतना क्या लिख लिख के बोर्ड भर देंगे ऐसे तो। ये देखो बल्ब की आपकी वोल्टेज कितनी थी, 220 वोल्ट, पावर कितनी थी 10 वाट। अब भी नहीं समझ में आया, अपन एक सिंपल का काम करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, चलो इतना लिख देते हैं एस, बस अब ज़्यादा मत लिखवाना। P बराबर VI, इसका मतलब आप बताएंगे P 10 वाट बराबर है आपका 220 वोल्ट इंटू I, और इसलिए I बराबर है चलो यहाँ लिख देते हैं I बराबर है आपकी 1/22। सही कह रहा हूँ क्या? ठीक है, बस तो हो गया कार्यक्रम। अभी नहीं देखा, 10 कर दो, ज़्यादा है तो। सही कह रहे हैं आप, N इंटू यानी कि N बराबर हो जाएगा 110। 22 का मल्टीप्लाई करना है, 25 जा 100 और 25 जा 100, सही ना। कुल मिला के कितने हो गए, कितने बल्ब इस्तेमाल कर सकते हो, 110 बल्ब मजे से जलाओ, 11वां मत जला देना, लाइन जल जाएगी। समझ में आ गई क्यों लाइन क्यों जल जाएगी? वो कह ही रहा है मैक्सिमम अलाउएबल करंट, ठीक है ना। थोड़ा इन विचारों की साइज छोटी करते हैं तो ये पूरे बोर्ड पे आ जाएंगे, कर दें मजे से। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12 था NCERT से। ये अच्छी बात है, क्वेश्चन करें और पूछें, क्योंकि करेंगे तभी पूछेंगे, और जब पूछेंगे तभी हम बताएंगे, है ना। पूछोगे नहीं तो कैसे बताएंगे भाई? ऐसा भी कोई तरीका होता है? सर पूछ नहीं रहे आप तो बताओ। एक सेकंड मीटिंग चेक कर देना हिमांशु, चलेगा। और कौन है? 1 2 3 4 5 और एक बेचारा गायब ही हो गया, कौन भाग गया? नाम नोट कर दो, एक बार और देख लेना, फिर बाहर जाए तो उसको मान लेंगे। कर दो पीछे कर दो बहुत सारे। चलो मिल गए तुम्हें बल्ब कितने होंगे कि नहीं मिले? बस यहीं से अपन स्टार्ट कर देंगे। लेट n लैम्प्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ ईच लैम्प टेक्स करंट I, देन टोटल करंट बराबर हो जाएगी आपकी NI। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जो मैक्सिमम करंट इसमें सर्किट में जा सकती है सारे बल्बों को मिला के, वो कितनी जा सकती है? वो जा सकती है मात्र 5 एम्पियर। बस अपने को इतना रह गया, आखिरकार एक बल्ब करंट ले कितनी रहा है, तो वो हमने कहाँ से निकाल लिया? जो आपको बल्ब दिया था, जो भी उसकी पावर और वोल्टेज दी थी, उससे मैंने निकाल मारी, ठीक है ना। कर दिया टोटल। और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं।
ये जनरली ठीक है। चले तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से बता दो, कहाँ से बताओगे? तारे खाली पेज कैसे हैं बेचारे? चलें कुछ सवाल बता दें मुझे। सवाल आपसे कहते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस फुर्ती से बताते हैं। रेट ऑफ हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल करंट इन अ रेजिस्टिव सर्किट इज एक्सप्रेस्ड इन। बताएं रेट ऑफ हीट जनरेशन आप किससे निकालते हैं? बढ़िया सही महिला भी दिख रही है यार, है ना? हाँ जी, क्या आपसे पूछ रहा था मैंने कहा रेट ऑफ हीट जनरेशन बाय इलेक्ट्रिकल करंट, ये नहीं आता है, नहीं आता, कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? सही तो पूरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा है इनमें से? तीसरा है। आपको रेट ऑफ हीट जनरेशन, रेट ऑफ हीट जनरेशन में जाओगे बहुत अच्छे से याद है। रेट ऑफ हीट जनरेशन कहलाती है पावर, और इसलिए ये मिल जाएगी। चले सेकंड बता दे रहा। Two heater wires of equal length are first connected in series and then parallel with a battery. The ratio of heat produced. पहले आपने सीरीज में कनेक्ट किए, फिर आपने पैरेलल में कनेक्ट किए, तो उनकी हीट प्रोड्यूस का रेशियो क्या होगा? एक मजेदार बात हूँ, ये सवाल तुम कर चुके हो। नहीं बेटा, अंधाधुंध बन नहीं, कैसे निकाला ये सवाल? बिना पेन चलाए तो हो ही नहीं सकता। नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर आपने पहले 1 निकाला है तो क्रॉस चेक करें, आपने गलत निकाला है। देखें ध्यान से, 2 हीटर वायर इक्वल लेंथ के, पहले आपने सीरीज में कनेक्ट किए और फिर पैरेलल में कनेक्ट किए विद ए बैटरी। निकाले आराम से। हीट प्रोड्यूस्ड इन द 2 केसेस। मैंने कहा ना ऐसे नहीं निकलेगा, पहले सीरीज में लगाने फिर पैरेलल में लगाने, करने पड़ेंगे। बोलो, जो शंका हो मुझे पूछो। यही आपका 2 वायर है, क्या किया? पहले कनेक्ट किए सीरीज में, फिर कनेक्ट कर दिए, पहले सीरीज पर पैरेलल है, और अब आपको चाहिए हीट का रेशियो। क्या करना पड़ेगा ध्यान देखना। सबसे पहली बात, इसमें जाओगे, इसमें तो बहुत आसान है। इसमें आप दिख रहा होगा बैटरी आपकी V वोल्ट की मैं मान लेता हूँ। V वोल्ट की मानोगे तो तुम्हारा याद जाएगा यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल R/2। इसे यहीं से दिखा देता हूँ ना, आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। अभी मत पूछना कैसे, है ना, अब इतने सवाल कर चुके हैं। तो फिर आपकी हीट प्रोड्यूस कितनी आएगी? हीट या पावर, जो भी आप कहना चाहें, हीट या पावर होती है V²/R। तो ये रहा आपका V²/R, और T यानी कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 2V²T/R। ये मैंने इस बार का निकाल दिया। अब ज़रा इस बार का निकाल लें। इस बार आपको नजर आ रहा है, इस बार जो आपका R सीरीज होगा वो कितना होगा? छोड़ो R+R, क्या करना, सीधा 2R ही लिख लो ना। तो हाँ, तभी तो मैंने कहा आपने किया हुआ है। इसने कहा किया हुआ है, इन्होंने कहा जो किया हुआ है उसका आंसर 1 आ रहा है। मैंने कहा आपने गलत किया है। इसका 4:1 होगा, 1:1 नहीं होगा। या 1 आप कहेंगे, कितना हो जाएगा? इसके बाद इस बार हीट निकालना कितनी हो जाएगी? वही V²/R।
आर टी यानी ये हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन 2r और साथ में टी, ये आपका हो गया 1। कर दें डिवाइड H1 और H2 यहाँ पे लिख देते हैं। ये आपकी H1 आ रही है, ये आपकी H2 आ रही है। हीट टैंक में H2 लिख देता हूँ सीधी सीधी कर दो। जैसे ही आप H1 और H2 करेंगे और अब आप 10th में तब डायरेक्ट दिख जाएगा। इससे इसको डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करोगे पूरा कैंसिल होगा। 1 अपॉन ये नीचे चला जाएगा, यानी कुल मिला के कितना आ जाएगा 1/4। सही है ना? चेक करें, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन आपने किया है, कंपेयर किया होगा बस ये। हाँ, जो आंसर बनेगा पैरेलल टू सीरीज या सीरीज टू पैरेलल उसके हिसाब से बदलेगा। इसने दोबारा दिखा दिया तो कौन सा आंसर होगा आपका 4:1 या 1:4? 1:4। फिर याद रखिएगा, इसमें आप आंसर याद नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा पहले किसमें कनेक्ट किया था और बाद में किसमें किया है। ये डिपेंड करेगा पहले और बाद में। नहीं आया आप भी समझ में? पहले सीरीज पैरेलल होंगे तो कुछ और होगा, उल्टा कर दोगे पहले पैरेलल बाद में सीरीज तो रेशियो नहीं रिवर्स हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना किस में अटैच कर रहे हो। चले अगला है हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, ये वाला कर दे रहा है, इसको आप करें, ये तो आप कर सकते हैं। कर दें पूछ दीजिए कितने किलोवाट एनर्जी लगेगी और कुछ इसमें नहीं करना। 15 सेकंड की कैलकुलेशन है केवल। आपके 10 बल्ब हैं 50 वाट के और 10 घंटे आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आउट महीने भर के लिए चाहिए। सर बल्ब 10 लिखा है ना? हाँ 10 बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं, इसीलिए ऐसे लिख दिया है ताकि वो जो है उसको कोई 1050 नहीं पढ़ ले, इसीलिए लिखे हैं 10 बल्ब। बल्ब कितने हैं तो मैंने कहा बल्ब कितने हैं 10, और ऐसा इसलिए लिख दिया था। तो नहीं लोग क्या करते हैं दोनों को मिला के, समझ में आ गया? हाँ फॉर्मूला कहाँ देखोगे, फॉर्मूला उसमें है ही नहीं। मैंने कहा ना फिजिक्स में हारेगा फॉर्मूले थोड़ी रहते हैं, गणित थोड़ी है क्या हर जगह फॉर्मूला लेके चल दोगे। सर डी वाला नहीं डी वाला आराम जल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा, ठीक है। बाकी किसी को नहीं आ रहा। और कल एनटीएससी का एग्जाम देने कौन कौन जा रहा है? वाह बहुत सारे जा रहे हैं। एनटीएससी का फुल फॉर्म मुझे लगता है जैसे तो नेशनल टैलेंट सर्च होता है, तुम जैसे लोग तो उसे नेशनल ठगुआ सर्च बना देंगे हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, हद हो गई। क्यों? वो जो फॉर्मूला ढूंढ रहा है बताओ बेचारा, फॉर्मूला तो है ही नहीं भाई। जरा देखना इधर कितने बल्ब हैं आपके पास, इधर देखें इधर कितने बल्ब हैं 10, कितने वॉट के हैं 50, कितने घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं 10 घंटे, कितने दिन तक कर रहे हैं 30। ये अभी क्या हुए, ये हो गए वॉट और आवर, और किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए डिवाइड भी नहीं करेंगे 1000 से। मन में ही सोच लिया 1000 से डिवाइड करने का मतलब कुल मिला कितना रह जाएगा 50 और 30 150, यानी ऑप्शन आपका सीधा आंसर होगा ये। हमने कहा तुम इसको नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर कहाँ तुम करोगे? सही कहा ना, कोई फॉर्मूला था ही नहीं भाई। ज़्यादा होता बोर्ड एग्जाम में होते तो ऐसा लिखते हैं डेली कंजम्पशन मंथली कंजम्पशन, 2 लाइन में करते हैं। इसमें क्या डेली मंथली करना है, तो ऑब्जेक्टिव एक ही लाइन में लिखेंगे डेली मंथली हो गया डिवाइड बाई किलोवाट आवर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आए, इसलिए लगा क्वेश्चन कर लें घर जाके एक बार बड़े मजे से। ये तो ट्यूसडे को तुम क्या करोगे, ट्यूसडे तो वैसे खोपड़ियाँ तकोगे एक दूसरे की।
An electric iron draws a current of 4 ampere when connected to a 220 volt mains. कितना रेजिस्टेंस है इसका बताएं फुर्ती से, जल्दी बताना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है 30 से 35 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। 55 आएगा, सही कह रहे हैं। समझ में आ गया? क्या करना था, आई बराबर कितनी होती है, v अपॉन आर। 220 को 4 से डिवाइड कर दो, 200 को 4 से डिवाइड करोगे 50 हो जाएंगे, और 20 को करोगे 5 हो जाएंगे। हो गए 50 और 5 55 टोटल। बढ़िया। नेक्स्ट आप पढ़े, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। हीटिंग इफेक्ट कितना हो जाएगा? आपने कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कर दिया है आधा, तो मुझे बताएं हीटिंग इफेक्ट यानी कि हीट कितनी होगी? आधी, दुगनी, बराबर, चौथाई, जो भी ऑप्शन दिए हो। हाफ हो जाएगी, सही है। कैसे? जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस उतना हीट बढ़ेगी। एक मिनट पे एक आदमी बताओ, तो सब अलग अलग बता रहे हैं, समझ नहीं आया कौन बता रहा था। पहले एक कोई एक्सप्लेन करो जिसने ये कहा हो कि हीट आधी हो जाएगी। पहले तो आधी वाले की बात करते हैं। किसने कहा था हीट आधी हो जाएगी? आप कह रहे थे। बढ़िया। और भी कोई बता रहा था? ज्योति, कैसे हो जाएगी आधी? सर क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी कम हो जाएगी ना। कितनी? रेजिस्टेंस कम होगा तो नहीं। कैसे मालूम? प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। अब आप बिल्कुल सही हैं, अब आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये आंसर चाहिए क्योंकि H और R प्रोपोर्शनेट होते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो R जितने गुना कम या जितने गुना ज़्यादा होगा, बोथ ऑप्शंस आर देयर। वो पर क्वेश्चन देखेंगे कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है। हीट का भी सेम रेशियो आएगा। सही कहा मैंने, इसलिए हम बात कर दें। चले अब एक नेक्स्ट बढ़े। लॉज ऑफ हीटिंग आर गिवन बाय, लॉज ऑफ हीटिंग किसने दिए थे? ठीक है, नहीं याद आ रहा तो मेरी एडवाइस बेटा पढ़ने लगो। मैंने बताया है, नहीं तो क्या होगा? साफ है। मैंने कहा दो बातें बिल्कुल बता देता हूँ। नंबर 1, ठीक है, वैसे तो मेरी पॉलिसी तो क्या मुझे लग रहा है सारे टीचर्स की यही होगी। किसी भी छात्र के फेल होने और कम अंक आने पे मुझे नहीं लगता शुल्क वापसी का कोई प्रावधान होता होगा, है ना। कोई चला है भाईजान तो फेल हो गए, फीस वापस कर दो, तो कूटेंगे ऊपर से ब्याज में, है कि नहीं? साले फेल हो गया, नाम खराब कर रहा है। इसलिए मैंने कहा चले नेक्स्ट बताएं। एन इलेक्ट्रिक आयरन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। इलेक्ट्रिक आयरन किस पे बेस्ड होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रिक आयरन किस पे बेस्ड होता है? हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता है। ये क्या सोचना। फ्यूज वायर हमेशा कहाँ कनेक्ट करते हैं मुझे बताएं? न्यूट्रल वायर से, अर्थ वायर से, लाइव वायर से, या नन ऑफ दीज। मैं ऐसे रहता हूँ, आप किससे कनेक्ट करते हैं? हमेशा लाइव वायर से। लाइव वायर तो मालूम है किसे कहते हैं? जैसे आप सिंपल इंग्लिश में कहते हैं फेज और न्यूट्रल कहते हैं। आपके यहाँ जो दो तार आते हैं, एक करंट लेस होता है, एक विद करंट होता है, वही लाइव वायर कहलाता है। समझ आ रहा होगा लाइव क्यों कहते हैं। जब भी आप फ्यूज लगाएंगे, फ्यूज याद है भूल गए, मैंने कहा था बीच में सीरीज में लगा देते हो, कभी भी करंट ज़्यादा होगी, शॉर्ट सर्किट होगा, बजाय इसके कि पूरा तार पिघल के जल जाए, उतना हिस्सा जट गए, मेल्ट हो जाएगा, तो वायर का कनेक्शन टूट जाएगा। किस में लगाओगे? न्यूट्रल में लगाया, न्यूट्रल में लगा दोगे मतलब क्या निकलेगा? रखे रहो मजे से न्यूट्रल में लगा के दो। नेक्स्ट है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मुझे बताएं हीटिंग इफेक्ट इन चार में से किन बातों की वजह से होता है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एटम्स, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स, या फिर आपका रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। किस वजह से आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आती है? बी, यानी कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा आ जाता है क्योंकि आपसे कहा जाता था जब भी आप किसी वायर पे या कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, देन द इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, और आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर ये भी कहते थे आगे ही नहीं बढ़ते जाते, दे हैव टू कोलाइड। और आपसे ये कहता जब भी कहीं कॉलिजन होगा उस प्रोसेस की काइनेटिक एनर्जी हीट में इवॉल्व होगी। मैंने कहा था बहुत सिंपली, सबसे सिंपल एक कील हथौड़ा ठोक के देख लो,
जो आपका हथौड़ा है, हैमर की काइनेटिक एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाती है। वही लास्ट ईयर याद आएगा, वो वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ते थे, उसमें बताते थे। चलें, एक करेक्ट रिलेशन आपसे पूछ रहा है बिटवीन हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट। इनको मैं लिख देता हूँ, छोटे छोटे हो गए। हीट और इलेक्ट्रिक करंट में इनमें से कौन सा रिलेशन है, ये मुझे बताएं। हीट और इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन सा रिलेशन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सर तीसरा 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 सही है, सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने ध्यान दिया इतने सवाल कर चुके हो आप, यही तो फॉर्मूला पढ़ रहे थे, H बराबर कितना होता है। इसलिए कहा बिल्कुल साफ जवाब आए, जैसे आप कह रहे थे आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे ही H के। और एक मजेदार बात आता हूँ यहाँ से, जो इसमें है नहीं और हो सकता है कहीं आगे हो भी। आपने रेजिस्टेंस दोगुना किया था, हीट दोगुनी हो जाएगी। अगर करंट दोगुनी कर दें तो हीट कितनी होगी? अच्छे से सोच के देखो, करंट दोगुनी कर दूं, हीट कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 गुनी। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि करंट का स्क्वायर है। अगर करंट मैंने मान चले 3 गुना कर दी तो हीट हो जाए, और उल्टा करंट अगर आधी कर दी तो 1/4 हो जाएगा। एक नहीं, आधे का स्क्वायर एक थोड़ा ना होता है? हाँ। Next is to determine the equivalent resistance of two resistors when connected in series। बहुत ध्यान से देखें इधर, आपका जो है, आप जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं 2 रेजिस्टर्स का सीरीज में। स्टूडेंट अरेंज द सर्किट कंपोनेंट्स एज शोन इन फिगर। एक स्टूडेंट ने आपके सर्किट कंपोनेंट ऐसे जोड़े जो सामने आपको नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं सामने नजर आते हुए। इसके बाद कहता है बट ही डिड नॉट सक्सीड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। वैसे तो इतनी अंग्रेजी समझ में आती है यार। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिस्टेक हैज बीन कमिटेड। क्या दिख रहा है, इनमें से क्या चीज गड़बड़ हो गई है? सर उसमें रेजिस्टेंस जो लगा है ना, वो मतलब बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, वो वाला तीसरा। सर ये जो एरो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एरो भूल गए, रियोस्टेट होता था वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप अपने हिसाब से हम कहते हैं कम ज्यादा कर सकते थे। हाँ तो सर उसमें वो भी लगा दिए। पोजीशन और जो एमीटर है वो गलत है। देख ले आराम से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है 2 रेजिस्टर्स का। सर वोल्टमीटर की पोजीशन गलत है? वोल्ट मीटर की पोजीशन गलत है? कैसे, क्या गड़बड़ है वोल्ट मीटर की पोजीशन में? बैटरी का प्लस होगा उसी साइड। नहीं सर एमीटर की पोजीशन। एमीटर पहले बताओ। अच्छा चलो, एमीटर की पोजीशन में क्या गड़बड़ है बताओ। सर एमीटर पैरेलल में लगता है। एमीटर पैरेलल में नहीं लगता, एमीटर सीरीज में लगता है हमेशा। हां सॉरी, करंट सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। किसके? एमीटर के टर्मिनल्स में क्या गड़बड़ है बताएं। सर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे नहीं। सही कह रहे हैं, ध्यान से देखें, एमीटर के टर्मिनल गड़बड़ हैं। देखो नहीं दिख रहा है, वो और बड़ा कर देता हूँ। कौन से कलर से करूँ? काले से कर लेते हैं ना। यहाँ दिख रहा है, ये एमीटर का पॉजिटिव आपका किससे कनेक्ट हो गया है? बैटरी के। और ध्यान देखना है इसका नेगेटिव, भले घूम के आया हो वायर से ऐसे ही जोड़ते हैं, या थोड़े बगल में जोड़ दोगे। नेगेटिव किससे कनेक्ट कर दिया है आपने? इसने कहा तसल्ली से जवाब दीजिएगा, तो ये कहता हूँ जवाब तुरंत मत दें, आराम से देख लें, पहले खुद सेटिस्फाई हो लें जो मैं कह रहा हूँ सही है कि गलत है। मिल गए सारे? चलिए एक और देखें ज़रा। इसके बाद आपसे कहता है, अब की बार एक क्वेश्चन देखें, ये आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द 2 सर्किट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इनमें से कौन सी 2 चीज़ें आपको पैरेलल में नज़र आ रही हैं? आराम से आप चारों ऑप्शंस देखें और फिर देखें कौन सी 2 चीज़ें आपको पैरेलल में नज़र आ रही हैं। सर वोल्टमीटर और रेजिस्टर। अरे काम यहाँ से आ रहा। सर वोल्टमीटर और रेजिस्टर। वोल्ट मीटर और रजिस्टर दिख रहे हैं पैरेलल में, इतना तो पहचानना आता है। जब आप जाएंगे तो मुझे लग रहा है सीधा सीधा नज़र आ जाता है कि ये जो पार्ट है वोल्ट मीटर और रजिस्टर, यही पार्ट आपका कायम है, ये पार्ट है पैरेलल में। देन ओके, एक और जाते हैं। इसके बाद द करेक्ट सेटअप फॉर डिटरमाइनिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर्स R1 और R2 में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना?
एक R1 और एक R2 व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, दो रेजिस्टेंस R1 और R2 आपने पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं। आप मुझे बताएं इनके लिए करेक्ट सेटअप कौन सा होगा। आराम से देखिएगा, खुद डिसाइड कीजिएगा। ना फिगर देखने में दिक्कत आए तो मैं और बड़ा कर देता हूँ। दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, इनका आपको रेजिस्टेंस निकालना है। दो पैरेलल के लिए कौन सा सेटअप सही है। सही वाला पूछ रहा था, गलत वाला पूछ रहा था, ये भी तो देख लूँ। हाँ, करेक्ट वाला पूछने, कई बार ऐसा हो जाता है ना, अपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। देखें कौन सा सेटअप आपको इनमें से सही नजर आ रहा है, आराम से देखें। सी और डी, ठीक है। सब बी लगा, सब बी है सर, बी है डी में सर वोल्ट मीटर उल्टा लगा दिया। ठीक है, चले ऐसा देखें, कुछ लोगों के आंसर डी है। डी में क्या गलती है, डी की गलती बताएगा कोई। वोल्ट मीटर उल्टा लगा दिया। डी की गलती आप सही कह रहे हैं, वोल्ट मीटर के टर्मिनल उल्टे लगे हैं। देख लो ध्यान से, डी में आप देखना वोल्ट मीटर के टर्मिनल दिख रहे हैं कि नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। फिर वहीं जाना पड़ेगा। चलो नीले से काम ये आप जाएंगे, ये माइनस है और ये आपका कौन लगा है, प्लस। ये माइनस लगा है, आपने प्लस से लगा दिया है, यानी नहीं हो सकता। और कौन सा कह रहे थे फिर, सब बी से बी सही है। आओ बी चेक कर लेते हैं। पहले देखो क्या मीटर सीरीज में है, हाँ सर है। अब मीटर के टर्म करते कैसे हैं मैं ये बता देता हूँ। सीक्वेंस में चलना, जल्दी से समझ में आएगा। अमीटर, क्या अमीटर सीरीज में है, यानी अमीटर आधा सही हो गया सीरीज में। अब अमीटर के टर्मिनल भी चेक कर लगे आप, क्या माइनस माइनस से और प्लस प्लस से है, तो मतलब अमीटर फुली करेक्ट है। जो आपको रेजिस्टेंस कह रहा था पैरेलल में निकालो, क्या दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। जैसे ध्यान देखो, इस वाली फिगर ही गड़बड़ नजर आ रही होगी, इसके आपके रेजिस्टेंस सीरीज में कर दिए हैं, तो ये तो आपसे कह रहे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो ये भी सही है। अब कौन बचा, वोल्ट मीटर और बच रहा है, उसको चेक कर लो। क्या वोल्ट मीटर इनके पैरेलल में है जैसे यहाँ भी था। अब लास्ट एक चेक और लेंगे, वोल्ट मीटर पैरेलल में तो है, लास्ट क्या प्लस और माइनस सही है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा इसके सही हैं और इसके। ढंग से सीक्वेंस में चेक कीजिएगा, हमेशा आप चेक कर ले जाएंगे। क्लियर है, चले बढ़िया। एक और आपसे कहता है, ये आपसे कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड आर शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम में शोन है, एक वोल्ट मीटर दिख रहा है और एक मिली एमीटर दिख रहा है। आपसे जानना चाह रहा है रेजिस्टेंस कितना होगा। घड़ियों को मैं पूरा एकदम जूम कर देता हूँ, देख ले ध्यान से। दो आपके एक इस फिगर में आपको दिए, एक वोल्ट मीटर दिख रहा है, एक आपको मिली एम्पियर दिख रहा है। मुझे बताएं रेजिस्टेंस कितना होगा। पहले तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, कौन सा लगाओगे। R इज इक्वल्स टू है V अपॉन I। हाँ मिली क्या होता है जी, मिली भूल गए, 10-3 1000 माइनस सब भैया। आराम से देखें, क्या आपको वोल्ट मीटर की और एमीटर की रीडिंग पढ़ने में आ रही है, हाँ या ना। सर वोल्ट मीटर 150 है ना, 150 नहीं मुझसे मत पूछो है ना नहीं, तुम बताओ कितना है, जितना तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने कहा आंखों के चलते चूंकि अलग अलग कॉर्नर में बैठे हो, इसलिए एक खाना आपको इधर उधर नजर आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और रफली तो पढ़ लेंगे ना, जब कोई कहे 120 कोई कहे 130 के तो मान लेंगे, क्योंकि उधर से और इधर से पढ़ने वाले को 20 और 30 में दिक्कत आएगी। ठीक है, वो कोई समस्या नहीं है। दूसरा क्या होता है, जब फिगर जूम होते हैं तो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होते, तो थोड़ा बहुत तो टेढ़े सीधे लगने लगते हैं। लेकिन एक राउंड में बताएं मैं तो फॉर्मूला समझ में आ गया, तो फॉर्मूला कौन सा लगा रहे थे, V अपॉन I, ये वाला लगा रहे हो ना। वोल्टेज पढ़ने में आ रही है, बताओ वोल्टेज कितनी है, पहले वोल्टेज बताओ। 150 के आसपास दिख रही है, ये सही है दिख रहा है, ये 100 है, ये 200 है, अंदाज लग जाता है। 1 2 3 4 5 खाने हैं बीच में, यानी हर खाना 20 वोल्ट का है।
तो चलो रफली, क्योंकि हमने कहा एग्जैक्ट जो फिगर प्रिंट होगा और जो आप जूम करोगे तो थोड़ा बहुत मैंने कहा था एक का तो अंतर निकलेगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना। आप दिख रहा है ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, तो आप 40 मान सकते हैं, 60 मान सकते हैं, और अगर आपको ऐसा दिख रहा हो बिल्कुल बीच में है तो आप इसे कितना मान लें 50। तो आपका वोल्टेज तो कितना हो गया, मैंने कहा यहाँ लिख देता हूँ, ये आपको मिल गया, यही हो गया ना। और ध्यान रखना फिगर के अकॉर्डिंग हो सकता है 40 या 60 हो, गारंटी नहीं दे रहा है 50 ही होगा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप पढ़ सकते हो इस ढंग से। ऐसे आप जाएंगे, एमीटर पढ़ो जरा, कितने दिख रहे हैं, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, कैसा नजर आता है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5, लेकिन ये 5 पे ही आ गया। डबल करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे, 1.2, 4, 6, 8, 10, तो 2 और 4 है, और 4 और 5 के बीच में कितना हो गया, 1.5 मिली एम्पियर। क्या आप पढ़ने आ जाते हैं साफ तौर पर, और रीडिंग तो पढ़ सकते हो ना। बस लास्ट काम वही कर दें जो आप कर रहे थे, क्या करोगे, V अपॉन आई, V आपका आ गया 150, आई आपकी आ रही है 1.5 इंटू करो 1.5 को कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 10, 100, और ये भी ऊपर चले जाएंगे तो 10 रेज़ टू पावर हो जाएंगी 2 और 3 5, सही काम है ना। तो आपका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 5 क्या, कई यहाँ अटक जाते हैं, कितना बोले, किलो के मीटर मिल गया, करते हैं छोटा मजे से। अब कितना छोटा हो गया बेचारा, गायब ही हो गया, कहाँ गया, उसको ये हैं? तो खो ही गया यार कहीं ना कहीं। सर जूम आउट कर लेता हूँ। अब नहीं यार, आप कहाँ गया, फिर छोटा करना पड़ेगा, जरा जूम करने से नहीं होगा। राइट साइड ऊपर है, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा बड़ी कर लो। स्लाइड चेंज कर दीजिए वापस जाओ, वो क्या है, जूम हो गया है, जूम आउट, इसलिए क्या है फिर वहीं पहुंच जाओगे, नहीं मिलेगा, पूरा एक ही दिन का। बेहतर हो, क्या पता आए अब से स्लाइड कैंसिल करो। नहीं दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे। सबसे बढ़िया तरीका ये कौन, फिर से इंसर्ट कर दो ना। कौन सा था ये, अच्छा न्यूमेरिकल वाला था। कहा तो यही कहीं है शायद, ये था। चले एक या आपका है, आप करिए यार, आप तो मिल जाएंगे। एक ये वाला, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन स्टूडेंट अरेंजेस द फॉलोइंग सेटअप। एक आपने ये सेटअप अरेंज किया, इसी सेटअप पे एक मिनट बाद लौट के आता हूँ। पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं। ये पूछ रहा है विद वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। करंट आएगी, रीडिंग सही, ध्यान देखना। ये कह रहा है आपकी रीडिंग करंट की भी गलत है और आपके पोटेंशियल डिफरेंस की भी गलत है। ये कह रहा है करंट की सही है लेकिन पोटेंशियल की गलत है। ये कह रहा है पोटेंशियल की सही है बट करंट की गलत है। ये आप कहेंगे दोनों की सही है। मतलब समझ में आया? चार ऑप्शन है, उन ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली ध्यान देखें क्या चार ऑप्शन है। करंट और वोल्टेज दोनों सही हैं, करंट सही है, वोल्टेज गलत है, वोल्टेज सही है, करंट गलत है, या दोनों गलत है। यही चार ऑप्शन है। और देखो ध्यान से इस फिगर को देखो, इस फिगर में तुम्हें क्या लगता है क्या सही निकलेगा और क्या गलत निकलेगा? बड़े आराम से देखें। आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रखा है, इसमें से आपकी कौन सी चीज़ सही निकलेगी पर कौन सी चीज़ गलत निकलेगी।
सर वोल्टेज गलत निकलेगी। वोल्टेज गलत निकलेगा, आप सही हैं। करंट सही निकलेगी क्या? ठीक है, वोल्टेज गलत क्यों आएगा मुझे बताएं। कशिश कुछ बोल रही है, बोलो वोल्टेज गलत क्यों आएगा? क्यों भैया, वोल्टेज तुम्हें किसका चाहिए? सर दोनों सही है। दोनों सही नहीं है, करंट गलत आएगा। करंट गलत आएगा। करंट गलत कैसे क्यों आएगा? सर वो वोल्टेज तो पैरेलल लगा, तो वोल्टमीटर तो हमेशा पैरेलल में होता है। ये सीरीज में लगता है ना वो एमीटर। एमीटर तो सीरीज नहीं है, एमीटर के साथ दिक्कत नहीं है, वोल्टमीटर के साथ भी दिक्कत नहीं है, वोल्टमीटर भी पैरेलल में लगा। अब ध्यान से देख के बताएं कहाँ गड़बड़ है। आपने ध्यान नहीं दी, जब आप जो है वोल्टेज और करंट निकालने जाएंगे तो करंट तो आपकी निकल आएगी, आप वोल्टेज नहीं निकाल पाएंगे। भैया वोल्टेज आप रेजिस्टेंस की निकालोगे तो पड़ोसियों की। आपने ध्यान नहीं दिया, आपका वोल्टमीटर कहाँ लगना चाहिए था? पैरेलल में तो लगना चाहिए, लेकिन किसके पैरेलल में? समझ आगे भी नहीं जाए बात। एक तो आधी जानकारी बोले रेजिस्टेंस वो वोल्टमीटर कहाँ लगे, पैरेलल में लगे, लेकिन ये भी तो देखो किसके पैरेलल में। जिसकी कैलकुलेशन करनी है, जब आप इनका सीरीज का टोटल निकालोगे तो आपको इनका वोल्टेज और करंट चाहिए, इसलिए वोल्टेज आपको किसकी निकालनी पड़ेगी? इनकी। बाकी इनकी करंट ही निकलेगी तो करंट अब भी मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। दिक्कत वोल्टेज में आएगी। ये जो वोल्टमीटर है अमीटर की वोल्टेज पड़ेगा, ना कि। ये मेरी बात क्लियर हो जाती है। इसलिए आपका वोल्टेज गलत आएगा, करंट सही। और ऐसा कोई भी ऑप्शन जो कह रहा है वोल्टेज गलत और करंट सही दिख रहा है, ऐसा कोई? बी है, करंट सही बट इनकरेक्ट रीडिंग फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या भी मिल जाता है सही क्वेश्चन, हाँ है ना। अगला एक छोटा सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखें। ये आपसे क्वेश्चन कहता है, इन ए वोल्ट मीटर देयर आर 20 डिवीजन्स। एक वोल्ट मीटर में आपके कितने डिवीजन है? 20 डिवीजन है। और 20 डिवीजन का मतलब समझ में आ जाता है आपको? 20 डिवीजन अपन इन्हें कहते हैं जब ये अपन चेक कर रहे हैं, जैसे यहाँ और ये एक रीडिंग मान चलो 1 वोल्ट 2 वोल्ट, इनके भीतर में जो आपके हमने कहा डिवीजन होते हैं, ये समझ में आ रहा है? कहाँ से कहाँ तक है? बिटवीन 0 मार्क एंड 0.5 मार्क। ये आपका 0 और ये मैंने मान लिया 0.5, बीच में से कितने डिवीजन है वो कह रहा है 20 डिवीजन। तो ये जानना चाहता है लीस्ट काउंट आपका कितना है। पहले मुझे बताएं, लीस्ट काउंट सुना है आपने? लीस्ट काउंट क्या चीज होती है? जिससे आप सबसे कम गिन सकें। सही है, नॉर्मल तो मीनिंग यही आ रहा है। और थोड़ा बताएं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है? सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू जिससे आप एग्जैक्टली नाप सकते हैं। लिख दें एक लाइन में, ये आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। जो अभी साला प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं ना, इसलिए दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, ये मैं बता देता हूँ। ये जो आप प्रैक्टिकल करते हैं ना तो बताया जाता है, वोल्ट मीटर अमीटर पढ़ते समय आप जो है लीस्ट काउंट ध्यान रखिएगा। एक लाइन में लिख देना, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। Least count is the smallest value which can be measured exactly. Is the smallest value which can be measured exactly by a measuring instrument. Which can be measured exactly by a measuring instrument. ठीक है। और सबसे सस्ता एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल सिंपल। आप जो है स्केल इस्तेमाल करते हैं क्या? बढ़िया। जो आप स्केल इस्तेमाल करते हैं इसकी लेंथ कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की। मुझे बताएं, इस स्केल से आप छोटा से छोटा कितना नाप सकते हैं? 0.1 क्या? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1
mm। बताओ स्केल देखने की जरूरत पड़ेगी बेटा, स्केल देखते देखते 7-8 साल हो गए होंगे, आप स्केल देखना पड़ रही बुढ़ापे में, बुजुर्ग आदमी। सर 1 mm। अब आप सही हैं, तूने ध्यान नहीं दिया स्केल में जो है कहीं भी एक जगह मान लेता हूँ, मान चलो सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है और मैं बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि अपने पास खाने का मतलब आ जाए, और मान चलो कहीं 6 mm है, तो सॉरी 6 सेंटीमीटर यही होता है ना, 1 से लेके 15 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच में क्या होता है, कितने डिवीज़न होते हैं, ध्यान दिया? 10 डिवीज़न होते हैं, आप सही कह रहे हैं। जैसे एक तो ये बीच वाला थोड़ा बड़ा रखा जाता है, और बाकी आप देखेंगे 1 2 3 4 5वां ही हो जाएगा ना, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां ही हो जाएगा। यानी जो आप कह रहे थे कितना हो जाएगा, देखना 1 सेंटीमीटर का आप 10वां हिस्सा नापते हैं, या इसी को अपन एग्जैक्टली क्या कहते हैं, तो ध्यान दिया होगा, ये भी मालूम हुआ, ये mm कहलाता है। क्या आपका ध्यान जाता है, अगर 1 mm से चीज़ नीचे हो जाए, जैसे आपसे कहते हैं आधा mm नाप दो, आधा mm आप नाप नहीं सकते, आधा mm अंदाज होगा। आधा mm जैसे आप क्या कहेंगे, बोले सर, जैसे आप क्या कह सकते हैं आधा mm को आप कह सकते हैं, बोले सर यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक होगा, लेकिन लगभग 0.5 mm आप नाप ही नहीं सकते, हो सकता है वो 0.4 रह जाए, हो सकता है पॉइंट, तो इसलिए निशान नहीं बना ना। हाँ 1 mm नाप सकते हो, 1 mm आप बिल्कुल कह सकते हो, बोले यहाँ से यहाँ तक 1 mm होगा, तो इसीलिए आप समझ में आ रहा होगा आपके स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 mm। यही मैंने लिखा था, सबसे छोटी क्वांटिटी मिनिमम जो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं वो क्या कहलाती है, उसका लीस्ट काउंट कहलाती है। सबके अपने अपने होते हैं, जो जिस उस पर नापेगा। अब ध्यान देखो वोल्ट मीटर है, हाँ इसका अपने आप में लिखा होगा, समझ में आ गया, इसलिए मैंने इससे समझाया था। आपने क्या किया है, 20 डिवीजन कर रखे हैं, कितने में 0.0 से 0.5 तक दिख रहे हैं। अब 0 से 0.5 तक कितने डिवीजन है, 20। एक डिवीजन कितने का होगा, एक डिवीजन हो जाएगा 0.5 अपॉन 20 का, देख लो कितना आ रहा है, हो जाएगा 5, चेक कर लेना, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ आ जाती मेरी बात, हाँ ना बताएं। अब तो लीस्ट काउंट निकाल दें, समझ आ गए। ये मैंने कहा आप देखेंगे पिछले साल में एक आध बार इस टाइप का क्वेश्चन आपके यहाँ आ चुका है, बस वो मुझे ध्यान आ गया ना कि इस बार तुम्हारी लैब नहीं लगी, इसलिए तुम्हें लीस्ट काउंट ध्यान नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ बता भी देता हूँ। ठीक है, चलें, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फॉर द स्टडी ऑफ करंट ऑन पोटेंशियल, इसको और देख लेते हैं। ये रहा सेटअप, बताएं इनमें से कौन से 2 कंपोनेंट सीरीज में जुड़े हैं, जरा मुझे बताएं। जो ऐसे 2 कंपोनेंट जो आराम से ऐसा कर दूं, सबको दिखे मजे से। ऐसे 2 कंपोनेंट देखो जो आपके कहाँ है, सीरीज में जुड़े हैं। सर रजिस्टर एमीटर और सर वो रजिस्टर टीवी तो सर एमीटर और रियोस्टेट नहीं मिल रहा है, कौन से, एमीटर और रियोस्टेट, सही कह रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिखे, मैं एक एक दिखा देता हूँ। पहले देखें बैटरी एंड वोल्ट मीटर, बैटरी और वोल्ट मीटर सीरीज में दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। चलो रजिस्टर एंड वोल्ट मीटर सीरीज में है क्या, सही है ना। और देखें एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये सीरीज में है क्या, नहीं, ये अभी नहीं होगा, हो सकता है चारों गलत हो सकता है ऑल द 4 आर इनकरेक्ट, चौथा भी चेक करेंगे। एमीटर एंड रियोस्टेट, क्या ये सीरीज में है, नहीं है, चार में से एक तो सही होता है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं ना बेटा, मैंने क्या कहा, ये ध्यान रखना, आगे जो कंपटीशन देने जाओगे उसमें 2 चीज़ें और मिलेंगी, ऑल ऑफ द नो ऑप्शन इज करेक्ट, और एक मिलेगा मोर देन 1 आर करेक्ट। हाँ जी, मोर देन 1 आर का करेक्ट होते हैं। जैसे मान चले किसी में ए और सी करेक्ट है, सपोज करो 4 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी आप क्या करते हो, आपने सी लगा दिया 4 नंबर मिल गए,
इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आपने ए लगाया तो 2 नंबर मिलेंगे, सी लगाया तो 2 मिलेंगे, और ए और सी दोनों लगाए तब 4 मिलेंगे, और इनके अलावा कोई और लगाया समझ आ गया। हाँ, एक नेक्स्ट आ जाए, विच ऑफ द सर्किट कंपोनेंट इन द फॉलोइंग सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको ध्यान देखें, ये आपको उलझेगा, फिर हम इसमें बताएंगे इनमें से कौन से आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, तसल्ली से देखें। R2 और वोल्ट मीटर सही है, और देखें ध्यान से, आधा जवाब आपका सही है। R1 R2 भी पैरेलल में दिख रहे हैं, बस अंतर इतना है, मैं तो दिखा देता हूँ तुम्हें। ये जल्दी इसलिए दिख गया, इसका तार घूम के आया था तुम्हें दिख रहा है, इसका घूम के नहीं आया, इसका डायरेक्ट लग गया तुम कह रहे हो। अब ध्यान देखो, तुम्हें दिखेगा एक्चुअली R1 R2 और वोल्ट मीटर अब दिखने लगे। ये तार ध्यान देखो, ये तार दिख रहे हैं, छोटा हो जाएगा। तो मैंने कहा बजाय ऐसा घुमा के नहीं लगाया, सीधा लगा दिया तो कई बार दिखता नहीं है, तो इसको देखना। इसलिए कौन कौन हो गए पैरेलल, R1 R2 और वोल्ट मीटर मिल जाएंगे। बाकी ऑप्शन है तो कहीं दिए ही होंगे, ठीक है ना, तो बेचारे ऑप्शन से प्रिंटिंग में। एक है आपका इस सर्किट डायग्राम में 1 और 2, आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, जरा इसमें देखें। किसी भी एक में आप वोल्ट मीटर की रीडिंग बताएं आराम से, पर्याप्त है इतना बड़ा। इसमें वोल्ट मीटर की रीडिंग का अंदाज बताओ कितनी आएगी, आराम से देखें और कैलकुलेट करके बताएं। और मेरा तो ख्याल है दोनों की बता दो, उसमें मीटर वोल्ट मीटर दोनों बता दो। ठीक है, कौन पहले वाली बात कर रहे हो ना। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, निकाले इसलिए आता है। ध्यान से देखो, यहाँ से 2 वोल्ट है, तुम्हें दिखेगा 2 वोल्ट लेने के लिए कोई है ही नहीं। वोल्टेज सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सीरीज मतलब कम से कम 2-3 कुछ तो होते, यहाँ तो एक ही है। इसके अलावा कोई और रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है तो पूरे में, तो मतलब 2 वोल्ट पूरा इसी के हिस्से में आएगा। और वोल्ट मीटर पैरेलल में इसलिए लगाते हैं ताकि सेम या कांस्टेंट रहे। तो आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी, दूसरा कह रहा था अमीटर की भी बता दो लगे हाथ, तो अमीटर भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आई बराबर कितना होता है V/R, और V/R V है आपका 2 और R भी है, तो ये तो दिख रही होगी कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर हो जाएगी। अब समझ में आता है। इस टाइप क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिए, फिगरेटिव क्वेश्चन आते हैं तो आदमी जैसे करने लगता है, हाँ उसकी पास की नज़र खराब हो जाती है कई बार इसलिए देखा समझ आ जाते हैं क्वेश्चन में, कुछ है नहीं, बेहतर लगते हैं, मज़ा आता है। इसमें भी आप कर सकते हैं मेरा ख्याल है, ठीक है ना। इसमें एक मज़ेदार बात है, इसमें क्या गड़बड़ है बताओ। इसमें मुझे लग रहा है एमीटर से सही लगा होगा, तो मेरा अंदाज है सर्किट ही पूरा सेम है, वही सेम टू सेम प्रिंट है, कोई अंतर है ही नहीं। बढ़िया, और एक आध कुछ बना, ये आपका इन एक्सपेरिमेंट जो R1 और R2 सीरीज कौन सा इनमें से करेक्ट वे ऑफ कनेक्टिंग वोल्ट मीटर है। इनमें ज़रा देखें वोल्ट मीटर किस में सही कनेक्ट है, इसको ही मैं बड़ा कर दूँ। केवल आपको वोल्ट मीटर चेक करना है किस में सही है, ठीक है ना। और हाँ प्लस वन सॉल्व कब हो गए, मैं इनको इधर दिखा देता हूँ। एक मैंने इसलिए कर दिया
छोटे हैं वोल्टेज हैं, हो सकता है कि जो ना देखें। हाँ अब आप देखें वोल्ट मीटर सही कनेक्ट करने का तरीका कौन सा है, तुम कौन सा कर रहे हो? सी वाला सही है, दिख रहा है क्यों? एक पीछे भी कर रहे थे, पीछे क्वेश्चन में कहा था कि आपको कहाँ चाहिए R1 R2 का जहाँ वोल्टेज चाहिए तो उनके पैरेलल लगाना, इन पे कितना वोल्टेज है बढ़िया, बाकी सब तुम ध्यान देखना। ये तो घोर गलत है, तुमने मीटर लगा रखा है हाँ पैरेलल में, सही है ना। अब मुझे लग रहा है अभी इस टाइप क्वेश्चन भी आप कर लेंगे तो बढ़िया। तो फिर आपको फिर मिलेंगे हम, अब कब मिलेंगे? ट्यूसडे को मिलेंगे। हाँ सर वो क्या जी? हेरिडिटी वाला हाँ चेक हो गया था, उसके नंबर में चढ़ा दूंगा अभी इसी टेस्ट के साथ, एक साथ दोनों आपको एक साथ दे देंगे, ठीक है ना। और कौन सी शीट? शीट हम इसकी देख लेंगे आज या कल में कर देंगे, नहीं तो मैं बताऊँ सब कॉपी में तो आज मैंने इसलिए लिखवा भी दिया। हाँ और सर वीडियो अपलोड कर देना साथ। कौन सी सारी? पूरी जितनी है, जितनी है इतनी कितनी है, इस बीच की है बीच की नहीं है। लास्ट टर्न की तो है।